हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और हर एग्ज़ाम में यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आना तय है। तो इससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण के हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके, और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर्स के बारे में, हाइड्रो पावर, और साथ में पढ़ेंगे टूरिज्म के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, और लेबर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। और आज हम जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है 2022 और 23 का, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिपीट से फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, जेबीटी और पटवारी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, और आप निम्बस कैरियर ऐप पे जाके, प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है निम्बस कैरियर ऐप, निम्बस कैरियर ऐप को आप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स हमारा सब इंस्पेक्टर का 60% ऑफ के साथ 3000 रुपये में, जेबीटी का कोर्स 50% ऑफ के साथ 1500 रुपये में, और पटवारी का कोर्स 60% ऑफ के साथ 1200 रुपये में उपलब्ध है। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है निम्बस कैरियर, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल हो चुके हैं, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस हमें स्टूडेंट से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है उन दोस्तों का भी जिनका अच्छा रिस्पांस मिला है, मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अब इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 4, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर्स के बारे में। तो हाइड्रो पावर, हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्या है? तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश का है 27,436 मेगावाट। हिमाचल में 5 नदियां हैं, ठीक है, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना, ठीक है जी। ये जो 5 नदियां हैं उन सबका हाइड्रो पावर पोटेंशियल टोटल है 27,436 मेगावाट। इसमें से हमने 10,519 मेगावाट को जो है हार्नेस कर चुके हैं, यानी इतने पे हमारे प्रोजेक्ट लग चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर 7.6% ही आता है। जितने भी हमारे ये प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो पावर, हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर 7.6%, बाकी प्राइवेट सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। 2 जो प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम है राजपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 9.9 मेगावाट, याद रखना शिमला में है। राजपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 9.9 मेगावाट शिमला में, और आनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का कुल्लू में। ये जो है कमीशन कर दिए गए हैं 31/12/2022 तक। ध्यान रखिएगा कि अभी प्रेजेंटली एक राजपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 9.9 मेगावाट का शिमला में, और आनी कुल्लू में है 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट, वहां पे कमीशन कर दिया गया है। और अभी मार्च डेट दी है सरकार ने कि 31 मार्च आते आते इस साल 31 मार्च 2023 तक हम एक और प्रोजेक्ट है लंबादग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का, और एक है सेल्टी मसरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 24.6 मेगावाट का, इसको भी कमीशन कर देंगे। ये ऑलरेडी हो चुके हैं ऊपर के 2, और इनको बोला है कि 31 मार्च तक कर देंगे, ठीक है। तो इन जो 4 प्रोजेक्ट हैं ये भी आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रो पावर जनरेशन हिमाचल प्रदेश की मेंस में भी इससे में से क्वेश्चंस आता है। तो देखिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? विंड पावर प्लांट कोई नहीं है, पेपर में पूछ सकते हैं। विंड पावर प्लांट कोई नहीं। सोलर पावर प्लांट 33, बायोमास पावर प्लांट 0, वेस्ट टू एनर्जी 1, टोटल 34। ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो विंड पावर का कोई भी प्लांट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसने सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की वो की, देखिए 2022-23 का डाटा है, और यहां पे ये मंडी में 822 मेगावाट मंडी में, और मंडी से कम की है किन्नौर में। तो यहीं पे ऊपर इंफॉर्मेशन दी है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर हाउसेज ऑफ मंडी, और दूसरे नंबर पे किन्नौर से जनरेट की। ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न की गई वो की गई मंडी पावर प्लांट और एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां दोनों से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। आगे और देखिए, बिलासपुर में कुछ नहीं, हमीरपुर में कुछ नहीं, कुल्लू में कुछ नहीं और सोलन और उन्ना में भी कुछ नहीं। टोटल ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे स्टेट ने कुछ भी जनरेट नहीं की, कोई भी हाइड्रो पावर। ध्यान रखना इस बात को। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं और नाम याद होने चाहिए, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन और उन्ना। यहां पे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई भी पावर प्रोजेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, जो नए हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत। एक है साई कोठी स्टेज 1, 2 और देवी कोठी और हेल, ये है दोस्तों चंबा में। ये है चंबा में, ध्यान रखिए ना, पेपर में पूछ लेते हैं। साई कोठी कितना मेगावाट, 15 मेगावाट। 1 साई कोठी 1 15 मेगावाट, साई कोठी 2 18 मेगावाट, देवी कोठी 16 मेगावाट और हेल वाला 18 मेगावाट चंबा में। रायसेन 18 मेगावाट, न्यू नोगली 9 मेगावाट, टिक्कर 5 मेगावाट, कुठाड़ 5 मेगावाट, ये है कुल्लू में। ध्यान रखना, रायसेन कुल्लू में है ये वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इंटीग्रेटेड कशांग 243 मेगावाट, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ये मिलेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इंटीग्रेटेड कशांग 243 मेगावाट, ये है कशांग में। अच्छा एक बात और, ये जो पीछे के 2 प्रोजेक्ट थे ये थे हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत। ध्यान रखना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। पेपर में ये भी पूछते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत है, नए प्रोजेक्ट हैं ये। तो कुशांग मैंने बोला 243 मेगावाट किन्नौर में, स्वारा कुड्डू शिमला रोहडू के पास है। ठीक है, हाटकोटी मंदिर है ना, माता हाटकोटी जी का मंदिर है, वहां पे 111 मेगावाट का, ये भी जरूरी होता है मेगावाट भी लर्न करना। तो 111 मेगावाट का स्वारा कुड्डू शिमला में है। सैंज में 100 मेगावाट का, ये हुआ कुल्लू में। ध्यान रखना, स्वारा कुड्डू रोहडू शिमला में 111 मेगावाट। नेक्स्ट, शोंग टोंग कड़छम 450 मेगावाट का लाहौल स्पीति में। शोंग टोंग कड़छम 450 मेगावाट का है। एक और है रोंग टोंग, रोंग टोंग है 2 मेगावाट का और ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान रखिएगा इतना, रोंग टोंग 2 मेगावाट का किन्नौर में, शोंग टोंग 450 मेगावाट का लाहौल स्पीति में। रेणुका जी 40 मेगावाट का, ये हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका जी 40 मेगावाट। थाना पलाव 191 मेगावाट का, थाना पलाव है हमारा मंडी में। ठीक है जी, ये है 191 मेगावाट का। नागतन 460 मेगावाट का, ये भी है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 660 मेगावाट, इसको 2 स्टेटें मिलकर बना रही हैं, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरी है हमारी उत्तराखंड। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों आपस में मिलकर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है किशाऊ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। डन, ये मल्टीपर्पज के लिए है, 660 मेगावाट का है ये वाला प्रोजेक्ट। तो कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो ओल्ड, फिर से मैं बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे, जिन लोगों की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से है, आता है, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कोर्स परचेज कर लीजिए। और साथ में जो है एचपी जीके भी जिनको थोड़ा बहुत पढ़ा है वो अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। यहां मैंने वही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मेंशन किए जो इकोनॉमिक सर्वे में नए ऐड हुए हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन वहां से भी आता है। ठीक है, वो आपको किताबों में मिल जाएंगे। फिर एक है बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट,
ये जो बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, देखो ध्यान से, सोलर पावर प्रोजेक्ट सौर ऊर्जा का है ये है 5 मेगावाट का। ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 मेगावाट का बैराडोल जो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जिसको जो है जनरेट किया है नैना देवी के पास। और आपको पता है नैना देवी कहाँ है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मंदिर है माता नैना देवी का, जहां पे जो सती माता थे उनके नैन गिरे थे, ठीक है, चक्षु। तो श्री नैना देवी का मंदिर बिलासपुर में, वहीं पे बैराडोल सोलर पावर प्लांट है 5 मेगावाट का। और ये हमारे हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट बैराडोल। अब एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं। पहले तो पूछ लेते थे बैराडोल कहाँ है, सीधा सीधा आंसर बिलासपुर। अब पूछ लेंगे बैराडोल हिमाचल प्रदेश का पहला है, दूसरा है, तीसरा है, एक स्टेटमेंट में ये देंगे। दूसरे में देंगे नैना देवी के पास है, तीसरी में बोल देंगे 5 मेगावाट का है, चौथी स्टेटमेंट में बोल देंगे HPPCL ने डेवलप किया। बताओ जी कौन सही कौन गलत। तो आपको उस सेंस में ही इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है स्टेटमेंट वाइज। नेक्स्ट एक है अगलहोर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 10 मेगावाट का है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, वो भी उन्ना डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहली बात, श्रम और रोजगार में मिनिमम वेजेज एक्ट आया था 1948 में। आपसे एग्जाम में एक्ट भी पूछ लेते हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट कब आया? 1948 में। या फिर फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1988 में। फिर एनवायरमेंट पॉलिसी कब आई? 1986 में। तो जितने भी एक्ट हैं वो भी आपसे पूछ लेते हैं, वो आपको याद लर्न होने चाहिए। तो ये जो हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मिनिमम वेजेज एक्ट है 1948 में आया। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो अनस्किल वर्कर है, अनस्किल वो जिनके पास कोई कौशल नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी डिग्री नहीं जो स्किल उनके पास नहीं है, तो उनकी दिहाड़ी सरकार ने 300 से 350 रुपए डेली के हिसाब से रखी है, या मंथली 9000 से 10,500 के बीच में। ध्यान रखना। और ये 1 अप्रैल 2022 से हो चुकी है। पेपर में पूछ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस कितना किया है अनस्किल वर्कर के लिए जिनके पास कोई स्किल नहीं है। ध्यान रखना 300 से 350, 3 से गुना कर दो 9000 या 10,500, 30 से गुना कर देना ना, एक महीने में 30 दिन होते हैं। फिर एक है इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम 2018 में आई। नाम बता रहा है इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट। इसके लिए वो एलिजिबल हैं एम्प्लॉयमेंट यूथ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो काम करते करते ही उनकी स्किल को अपग्रेड करना। सरकार ने कहा है कि जिन भी दोस्तों ने ITI की है या कोई और जो स्किल वाली एजुकेशन की है और प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो हम उनको स्किल प्रोवाइड कराएंगे एंगेज इन प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फॉर देयर जॉब स्किल अपग्रेडेशन, यानी वो अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकें। और ये स्कीम हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेके आई 2018 में, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। ध्यान रखना ये पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड यूथ, उनकी स्किल को एनहांस करने के लिए सरकार ने ये वाली योजना लाई है। फिर एक है स्किल डेवलपमेंट अलाउंस जो आई 2013 में। ये ऑफिशियली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है स्किल को इंप्रूव करने के लिए। और जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यानी जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो सरकार 2 सालों के लिए उनको जो है 1000 रुपये पर महीना, या जो 50% या उससे ज्यादा जो है उनमें कोई शारीरिक रूप से कोई परेशानी है तो उनको 1500 रुपये महीना सरकार देती है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्किल डेवलपमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, उनको मिलना है। ये जो ITI करते हैं, ITI करने वालों को सरकार 1000 रुपये देती है महीने का, और जो 50% उससे ज्यादा अगर उनके शरीर में कोई परेशानी दिक्कत है तो उनको 1500 रुपये देती है। और याद रखना ये पेपर का क्वेश्चन यहां से पक्का रहेगा, मैक्सिमम 2 ईयर्स, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम देना है, 2 सालों के लिए। किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट अलाउंस, यानी कि उनका जो है स्किल को डेवलप करना है।
फिर एक है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ये जो पहले वाला था स्किल डेवलप, यानी कि आईटीआई कर रहे हैं तब उनको 1000 या 1500 रुपए महीने का दे दो, लेकिन कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, बेरोजगारी भत्ता योजना, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उनको महीने का 1000 रुपए या 50% या ज्यादा की डिसेबिलिटी है किसी के शरीर में तो 1500 रुपए महीने का मैक्सिमम 2 सालों के लिए, कि वो अपने को सस्टेन कर पाए। ये उनके लिए है जो जिनके पास कोई ना कोई रोजगार नहीं है कुछ करने को, और उनके पास कोई स्किल तो है पर रोजगार नहीं है, तो ये स्कीम उनके लिए है। और ये जो पिछले वाली है हमारी, देखिए ये है स्किल डेवलपमेंट, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी कुछ काम कर रहे हैं। और 2018 में इंडस्ट्रियल स्किल, यानी जो काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उनकी जॉब करते करते स्किल को और बढ़ाना। डिफरेंस है स्कीमों में, इंडस्ट्रियल स्किल 2018, स्किल डेवलपमेंट 2013, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये बेरोजगारी भत्ता योजना जिसमें 1500 और 1000 रुपए हमारी सरकार 2 सालों तक देती है। ठीक है, ये याद रखना, मैक्सिमम 2 ईयर्स। फिर स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण। इसमें सरकार बोलती है कि जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, टू जनरेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम लिमिटेड इसने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम नवधारणा स्कीम, और पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ सकते कि नवधारणा स्कीम जो है प्रोग्राम है वो किसके लिए है। तो ध्यान रखना, इट इज ए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। कौन सा? नवधारणा प्रोग्राम। समझ गए? तो नवधारणा प्रोग्राम स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए रहता है। चलें जी आगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। ये जो हिमाचल प्रदेश का कौशल विकास निगम है ये 14 सितंबर 2015 को हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाया कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। 2015 में जो कंपनीज एक्ट है 2013 के, उसके अंतर्गत ही हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की गई। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट को जो है हमारी स्टेट में रन कर रहा है। 2 मेजर प्रोजेक्ट, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिसमें असिस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और एक है स्टेट मैनेज कर रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जिसमें एडीबी हेल्प कर रहा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट किसके अंडर काम कर रहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अंतर्गत, जो 2015 में कंपनी एक्ट के अंतर्गत बना था। क्लियर है बात? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक बना कब, एस्टैब्लिश कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इट इज फॉर यू। आगे चलते हैं। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? तो परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड एमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स, यानी टोटल जो है अनएम्प्लॉयड कितने हैं, कितनों को रोजगार नहीं मिला, अपॉन टोटल रोजगार पाने वाले कितने हैं, टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मान लो जितनों को नौकरी चाहिए वो है हमारे पास टोटल 100 लोग, और अनएम्प्लॉयड जिनको रोजगार नहीं मिला, मान लो रोजगार मिल गया 60 लोगों को, टोटल है 100, 60 को रोजगार मिल गया, तो कितनों को नहीं मिला वो ऊपर लिखना है, 40 को नहीं मिला, तो इसको इससे कट करो तो 40% जो है वो बेरोजगारी की दर है। तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? नीचे टोटल कितने हैं लेबर वाले, ऊपर उसमें से कितनों को जो मिला उसमें से जो बचे अनएम्प्लॉयड वो मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो इससे निकलेगा हमारा अनएम्प्लॉयड रेट। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 2020-21 में थी 3.3% और अभी हो चुकी है 4.0%।
2021-22 में ये इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में कितना है, 3.3% था, अब हो गया 4.0 यानी 4%। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूजुअल स्टेटस, ये यूजुअल स्टेटस होता है प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडरी स्टेटस, इससे आपको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना। ये प्रिंसिपल स्टेटस है पीएस और एसएस है सब्सिडरी स्टेटस, इसमें नहीं जाना है, बस इतना याद रखना। मेल्स के लिए 4.5, 2.6 फीमेल्स के लिए रूरल एरिया में। अर्बन की बात करनी हो तो मेल 4.9, फीमेल 17.3, जिनको रोजगार नहीं मिला है। ठीक, तो देखिए बेरोजगारी कहां ज्यादा है, 4.9, 4.5, 2.6, 17.3। तो ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है शहरों में, गांव में नहीं, गांव में बहुत काम है करने को, जैसे भी काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा बेरोजगार शहरों के लोग, ये आंकड़ा याद करना जरूरी है। ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू, ये हमारा प्रिंसिपल स्टेटस, सब्सिडरी स्टेटस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 और 21-22। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, ये देखिए ये है हमारा 20-21 का ब्लू में, और हमारा थोड़ा सा ऑरेंज कलर में ये है 21-22 का। तो हिमाचल प्रदेश का 3.3 और 4, यही डिस्कस किया ना पिछली स्लाइड में, देखिए 3.3 और 4%, यही बात की थी। ये यहां पे ग्राफ में दिखाया गया है 3.3 और 4। ऑल इंडिया की बात करनी हो तो 4.2, 4.1, पिछले साल 4.2, इस साल 4.1। पंजाब में 6.2, 6.4, हरियाणा में 6.3, 9.0, उत्तराखंड में 6.9 और 7.8। ये हमारा क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 20-21 का और 21-22 का। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का 3.3 रूरल, हमारा 2020-21 का, और 22 का 4%, और ऑल इंडिया लेवल पे 4.2 एंड 4.1। क्लियर होगी इतने बात, आगे चलते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर इन यूजुअल स्टेटस बाय ब्रॉड स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी नारी शक्ति है, कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली है उनको, तो 85%, देखिए 85% मिली है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का जिनका अपना रोजगार है वो है 85%। जिनको रेगुलर सैलरी आती है प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में 12%, और कैजुअल लेबर 3%, और ये आंकड़ा आपको लर्न होना चाहिए। 85 वुमेन्स हिमाचल प्रदेश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, 12 रेगुलर हैं और 3 कैजुअल लेबर हैं। ये आपसे आंकड़ा एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना है। आगे चलते हैं, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। टूरिज्म जो है हमारा पर्यटन, इसका बहुत योगदान है जीडीपी में, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, हिमाचल प्रदेश के लेवल पे। तो हर लेवल पे टूरिज्म का, पर्यटन का कितना योगदान है, आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए टूरिज्म जो है वो ग्लोबल जीडीपी का 10% देता है। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 100%, उसमें से 10% टूरिज्म से आता है, घूमने फिरने से। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का 9.4%, अगर टोटल 100 को रोजगार मिला है तो ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म 9.4 को देता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट का 7% ये देता है, और साथ में 30% जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट टूरिज्म होता है ना, जैसे एजुकेशन के लिए कोई आया वो भी एजुकेशन टूरिज्म हो गया, घूमने फिरने के लिए आया तो एक अलग से टूरिज्म है, इको टूरिज्म जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में टर्म दी गई है। अगर कोई जो है अपना इलाज करने के लिए इंडिया आया तो हेल्थ टूरिज्म के नाम से उसको जानते हैं, तो वही वाला हमारा सर्विस है। तो सर्विस एक्सपोर्ट का 30, ग्लोबल 7, जीडीपी का 10, एम्प्लॉयमेंट का 9.4%, ग्लोबल लेवल के आंकड़े। इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में जीडीपी का 7% हमारा टूरिज्म से ही आता है, और रोजगार देता है 5% लोगों को। ध्यान रखना पेपर में यहां से भी क्वेश्चन बनता है, नोट कर लीजिए अपने पास। 7% जीडीपी का 5% को एम्प्लॉयमेंट देता है पूरे इंडिया में। ये बात है
टूरिज्म सेक्टर की इंडिया लेवल पे। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का जीडीपी में योगदान है 7%, पूरे इंडिया में भी 7%, हिमाचल प्रदेश में भी 7%। हिमाचल प्रदेश तो टूरिज्म से बहुत ग्रो करता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सोचना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की सरकार को। और कम से कम भी इंप्लॉयमेंट देता है 14.42%, 14.42% लोगों को रोजगार भी देता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे कोई प्रोजेक्ट ऑफिसर हो, टूरिज्म ऑफिसर हो, या फिर किसी का कोई स्ट्रीट पे कोई लगा होता है, कोई शॉप वगैरह है, गोलगप्पे, जैसे मोदी जी ने भी गोलगप्पे खिलाए जापान के पीएम को, वो भी रहता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंप्लॉयमेंट मिलता है वो 7% लोगों को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। सॉरी, इंप्लॉयमेंट 14.42 को मिलता है और जीडीपी में योगदान है 7%। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टूरिज्म सेक्टर का हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान है, तो आंसर होगा 7%। टूरिज्म के अंतर्गत एक स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, लॉन्च हुई थी 2014 और 15 में। 100% सेंट्रल फंडेड स्कीम है, सारी की सारी स्कीम सेंटर इसको फंड करता है। स्कीम का नाम है स्वदेश दर्शन, नाम बता रहा है। पेपर में पूछते हैं, पेपर में वो क्वेश्चन है कि स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो कैसी है, तो ध्यान रखना इट इज थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। जितनी भी स्वदेश दर्शन स्कीम है वो थीम बेस्ड है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायणा सर्किट, रूरल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, हिमालयन सर्किट, सूफी सर्किट। सर्किट बेस्ड जो थीम है वो आती है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। लॉन्च की थी केंद्र सरकार ने 2014 और 15 में, 100% सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। चलें आगे, तो स्वदेश दर्शन थीम बेस्ड, स्वदेश दर्शन 2.0 इसमें चलाई गई है, सिर्फ एक ही मंत्र था, वोकल फॉर लोकल, यानी जो लोकल लेवल पे जितने भी बिजनेसमैन है उनसे भी कुछ खरीदो। हर चीज इंपोर्ट ही थोड़ा ना करनी है चाइना से, किसी दूसरी कंट्री से। तो वोकल फॉर लोकल बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और वोकल फॉर स्वदेश दर्शन है ना, उसी के मंत्र दिया गया 2.0 में, वोकल फॉर लोकल, कि वहां से भी खरीद के आओ। तो ये आपको ऐसे भी लिखने को आ सकता है, वोकल फॉर लोकल। और रीमैप स्कीम नेमली स्वदेश दर्शन अटेन आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसी के अंडर वोकल फॉर लोकल, यानी जो स्ट्रीट वेंडर हैं, कोई और हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी खरीदो, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत। और ये जो इसमें चेंज किया स्वदेश दर्शन से, जो थीम बेस्ड थी, ये जो थी कोई इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, इट इज फॉर ओनली ए जनरेशनल शिफ्ट, यानी टू इवॉल्व स्वदेश दर्शन स्कीम एज ए होलिस्टिक मिशन टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। सिर्फ और सिर्फ एक ये जनरेशनल शिफ्ट है कि हाँ जी, वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेश दर्शन 2.0, ताकि हमारा जो है स्वदेश दर्शन मिशन सक्सेसफुल हो, उसके लिए ही ये स्कीम लॉन्च की गई है दोबारा से। क्लियर होगी इतनी बात। तो जो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत है, इसमें आपको कम से कम 200-400 शब्द में एक ऐसे भी आना चाहिए लिखने के लिए। आत्मनिर्भर भारत शब्द ही अपने आप में बहुत है, तो आप इसको भी कोशिश कीजिए लिखने की। वोकल फॉर लोकल, अगर आपके कोई सराउंडिंग के कुछ एग्जाम्पल आप उनको भी डाल सकते हैं वोकल फॉर लोकल में, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो स्वदेश दर्शन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अब चलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम है। पूछेंगे कि स्वदेश दर्शन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की 2017 में, ठीक है बात। और इसमें ये प्रोजेक्ट हैं जिनको डेवलप करना है। कन्वेंशन सेंटर एट क्यारी घाट सोलन में, शिमला का हेलीपोर्ट, विलेज हट कांगड़ा में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फ्री स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल एट मनाली कुल्लू, आर्ट एंड क्राफ्ट भलई माता चंबा, माता हटेश्वरी हाटकोटी शिमला, इंस्टॉलेशन ऑफ गैंट्री सीसीटीवी वाईफाई फॉर एंटायर सर्किट, और पैराग्लाइडिंग एट विल्ड व्हीलिंग जो है वो कांगड़ा वाला। तो स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश को इसका मिला है फंडिंग,
उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनको एग्जीक्यूट करने का सोचा है। ठीक है, विलेज हट कांगड़ा में और बाकी जितना भी यहां पे आपके सामने शो हो रहा है, ये सारा का सारा स्वदेश दर्शन के अंतर्गत। अभी एलाइड का पेपर आने वाला है, लिखने के काम आएगा एलाइड में सारी इंफॉर्मेशन। फिर प्रसाद स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये प्रसाद स्कीम हुई, आपने एक हृदय स्कीम पढ़ी होगी पहले, हृदय हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए थी स्कीम, हृदय स्कीम। हृदय की जगह अब आ गई है प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका फोकस जो है स्कीम का है डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग रिलीजियस टूरिज्म। प्रसाद स्कीम रिलीजियस टूरिज्म के लिए है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, रिजुविनेशन एंड पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। रिलीजियस टूरिज्म को एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए प्रसाद स्कीम लाई गई है। और इसका एम है टू इंटीग्रेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस। जितनी भी हमारी रिलीजियस जो साइट्स हैं, मंदिर वगैरह हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, ताकि हमारा जितना भी रिलीजियस का एक टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म एक अलग से चलता है, वो भी डेवलप हो सके हिमाचल प्रदेश में। तो उसके लिए कौन सी स्कीम है? प्रसाद स्कीम। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये जो देखो अपना देश, ये भी एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ही स्कीम है, 2020 में लॉन्च की। और इस स्कीम का जो मेन पर्पज है वो है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म, टूरिस्ट फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा देखो कि अपने देश में भी घूमो, डोमेस्टिक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टू एनकरेज सिटीजन्स टू ट्रैवल वाइडली विद इन कंट्री। देश के बाहर तो घूमने जाते हो, अंदर भी घूम लो। नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि घरेलू पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम किया जा सके। ठीक है बात? यानी कि देखो अपना देश में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम है, इसमें बोला गया कि डोमेस्टिक टूरिज्म को भी हमने जो है वो बहुत स्ट्रांग करना है। डोमेस्टिक टूरिज्म को जब स्ट्रांग करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होगा और टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी भी ज्यादा चलने लगेगी। जब टूरिस्ट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सी स्कीम के अंतर्गत? देखो अपना देश। चलते हैं आगे। नई राहें नई मंजिलें, ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार की एक बहुत प्यारी स्कीम है। नई राहें नई मंजिलें 2018-19 में स्कीम लॉन्च की टू डेवलप न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको डेवलप करने के लिए, और इसके अंतर्गत ये फॉलोइंग जितने भी हैं इनको डेवलप करना है। पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन बीड़-बिलिंग में, चांशल शिमला में उसको भी करना है स्काई डेस्टिनेशन के उस पर, जंजैली उसको इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना, जंजैली मंडी वाली जो बहुत प्रोडक्टिव एरिया है हिमाचल प्रदेश का, तो जंजैली को भी डेवलप करना है इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको ज्यादा से ज्यादा शुरू करना लारजी में, तत्तापानी में और पौंग डैम में। पैराग्लाइडिंग को भी डेवलप करना है शेर जागस, पूछ सकते हैं शेर जागस सिरमौर में, इको टूरिज्म चूड़धार और नौराधार इनके बीच में। चूड़धार के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग घूमने, तो भी इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करना। और ये याद रखना शेर जागस सिरमौर में है, उसको भी पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के लिए तैयार करना। और साथ में बहुत सारी सुविधाएं रोहतांग अटल टनल में भी, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म रिलेटेड पब्लिक फैसिलिटी एट अटल रोहतांग टनल, यानी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे दुकानें खोलनी, रहने के लिए बंदोबस्त करना, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह का उनका सबका सब कुछ करना। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवधाम मंडी में बन रही है, ये भी इसी के नई राहें नई मंजिलें के अंतर्गत इसको भी डेवलप करना है। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं हिमाचल प्रदेश में उनको डेवलप करना। ये तो एक अलग से टूरिज्म हो सकता है हिमाचल प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मंदिर है और रिलीजियस टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो उसका तो देखिए नई राहें नई मंजिलें जो है न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको डेवलप करना है, उसके लिए है। नाम कितना प्यारा, नई राहें नई मंजिलें। ठीक, फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है,
थीम वाइज परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड पोटेंशियल एरिया। तो थीम इको टूरिज्म, ये थीम है एग्जिस्टिंग वेल परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट और पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट। तो इको टूरिज्म लाहौल स्पीति एक वेल परफॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट इको टूरिज्म के लिए किन्नौर हो सकता है, कांगड़ा हो सकता है, चंबा हो सकता है, मंडी का जंजैली और ब्रोट वैली, कुल्लू और शिमला का चांशल भी हो सकता है। यानी कि थीम बेस्ड फिल्म टूरिज्म शिमला में, कुल्लू में बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं यहाँ पे, तो शिमला और कुल्लू में भी ये हमारी एग्जिस्टिंग है जहां पे परफॉर्मेंस अच्छी है थीम बेस्ड। लेकिन लाहौल स्पीति को भी डेवलप कर सकते हैं, कांगड़ा के पालमपुर को, कुल्लू के मनाली में, चंबा प्रिनुगल और शिमला फागू बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। मनाली और ये पालमपुर भी बहुत प्यारा प्लेस है, यहाँ पे भी शूटिंग वगैरह हो सकती है। तो फिल्म टूरिज्म के लिए शिमला कुल्लू के अलावा और भी डेस्टिनेशन है जिनमें पोटेंशियल है और उनको हम डेवलप कर सकते हैं। स्नो टूरिज्म, कुल्लू तो लोग जाते हैं, मनाली ठीक है, सोलंग नाला, लेकिन शिमला नारकंडा भी है, चांशल भी है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, इनको भी डेवलप कर सकते हैं, इनमें भी पोटेंशियल है। बहुत सारा काम है भी करने को, ठीक है। तो जल्दी से पढ़िए, नौकरी लीजिए और आप भी जल्दी से सिस्टम में आकर के लाइए कुछ ना कुछ नया, ठीक। तो कल्चरल एंड हेरिटेज में कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति ऑलरेडी वर्किंग, गुड परफॉर्मेंस, लेकिन चंबा, सिरमौर इन सबको भी डेवलप कर सकते हैं। तो आपको ये जो थीम बेस्ड है वो भी पता होना चाहिए। जैसे लेक में लाहौल स्पीति और कांगड़ा, लेकिन चंबा में लेक है, मंडी में बिलासपुर की गोविंद सागर, अभी तो वहां से बिल्कुल NH बन रहा है चंडीगढ़ से सीधा मनाली के लिए, तो यहाँ पे गोविंद सागर लेक से होके जाएगा, तो इसको भी डेवलप कर सकते हैं और उन्ना को भी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि थीम बेस्ड, ये सिर्फ मेरे बताने का पर्पस इतना सा था कि कहां पे किस डिस्ट्रिक्ट की अच्छी परफॉर्मेंस है और कौन उसमें बेटर अभी कर सकते हैं। तो थीम बेस्ड यही थीम, इको टूरिज्म, पिलग्रिमेज, कल्चर, हेल्थ, वेलनेस, फिल्म या फिर कोई और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट रोड पे चलते हैं। हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने 41,048 किलोमीटर मोटरेबल रोड बना लिया है और इसमें जीप और कोई ट्रैक वगैरह उसको भी इंक्लूड करके इतना रोड, इतने किलोमीटर की लेंथ आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में है रोड्स की। जब पहले पंचवर्षीय योजना हुई थी, हमारे हिमाचल प्रदेश के CM डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी हुआ करते थे, तो उनका विजन बड़ा था। तो जब वो योजना आयोग के पास ये बुलाया गया कि हाँ जी बताओ अपनी 3 मांगें बताओ हिमाचल प्रदेश की, यशवंत सिंह परमार जी ने कहा था सड़क सड़क सड़क, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो है दैट इज लाइफ लाइन। लाइफ लाइन है, अगर हमने डेवलपमेंट करनी है, ग्रोथ करनी है, GDP को आगे ले जाना है, लोगों को नौकरियां देनी है, रोजगार देना है, तो ट्रांसपोर्ट जो है लाइफ लाइन होती है। तो कहा गया कि जो नेशनल हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास 41,048 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है जो दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में 2609 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे है हमारे हिमाचल प्रदेश में। टोटल जो इतने किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, 19 नेशनल हाईवे जो हैं उसमें से 1025 किलोमीटर को स्टेट पब्लिक वर्क्स PWD जो डिपार्टमेंट है ये इसको देखता है, पेपर में पूछ सकते हैं। 213 किलोमीटर का हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत 5 नेशनल हाईवे और BRO के अंतर्गत 3 नेशनल हाईवे। याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं 3 नेशनल हाईवे 587 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं 5 नेशनल हाईवे 784 किलोमीटर, और 19 नेशनल हाईवे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत है हिमाचल प्रदेश के, और 213 जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। विलेज कनेक्टेड विद रोड्स, तो देखिए पॉपुलेशन मोर देन 1500, 1000 और 1500 के बीच में, 500 1000 के बीच में, 250 500 के बीच में, बिलो 250। तो देखिए 2022 और 23 में अप टू दिसंबर 2022-23 219 विलेज कनेक्टेड, 219 कोई चेंज नहीं, जितने पहले सड़कें थी उतनी थी। 1500 से कम की पॉपुलेशन पे 296 कोई चेंज नहीं। लेकिन 500 से 999 के बीच में 2020-21 में 1318 विलेज कनेक्टेड, 21-22 में 1333, अभी 1337,
और हर बिलो 250 5072, 21-22 में 5118, 2022-23 दिसंबर 2022 तक 5156, टोटल 10,704 जो विलेज हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे रोड से। टोटल जो जीपेबल रोड भी है हिमाचल प्रदेश में वो है 41,048 किलोमीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो हमारा HRTC है, ठीक है जी, जो हमारा HRTC है वो HRTC इज फर्स्ट स्टेट जिसने जो शुरू किया है इलेक्ट्रिक बसेस हिमाचल प्रदेश में। HRTC is among the first state transport undertaking in the country to introduce electric buses। तो इलेक्ट्रिक बसेस जहां पे सबसे पहले जिस स्टेट ने शुरू की वो हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश ऐसे भी हर चीज के लिए सबसे पहले जाना जाता है, नंबर 1। कुछ भी नया शुरू करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू करनी है उसमें भी नंबर 1 हिमाचल प्रदेश करेगा। तो स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 और डिक्लेयर किया है कि शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी जो है मॉडल इको टाउन होंगे फॉर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मॉडल इको टाउन पेपर का क्वेश्चन बना है, किस किस को बोला, तो शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी। शिमला, धर्मशाला, मंडी और बद्दी ये मॉडल टाउन्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे पहले यहां सरकार हो सकता है आने वाले समय में यहां कंपलसरी कर दे कि डीजल वाले व्हीकल अब शिमला में एंट्री नहीं मिलेगी, पेट्रोल वालों को नहीं मिलेगी, कुछ भी पॉलिसी ला सकती है। दिल्ली में तो ऐसा ही है, CNG है वहां पे सारा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हो। तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट है जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस को शुरू किया है। आगे एक है ग्रीन कार्ड स्कीम। ग्रीन कार्ड 25% डिस्काउंट मिलता है, कोई भी पर्सन ग्रीन कार्ड बना सकता है और अगर वो 50 किलोमीटर से कम की यात्रा करता है सरकारी बस में तो 25% किराया कम लगता है। यानी अगर 10 रुपए लगने हैं तो उसके 2.5 रुपए कम लगेंगे। अगर टोटल 100 रुपए किराया है तो 25 रुपए कम लगेगा, 25 रुपए डिस्काउंट। और ये कार्ड बनता है 50 रुपए का, 2 सालों की रहती है वैलिडिटी ग्रीन कार्ड में, पूछ सकते हैं। एक और है HRTC में ही स्कीम ट्रांसपोर्ट में, स्मार्ट कार्ड 50 रुपए का बनता है, वैलिडिटी है 2 साल की, 10% का डिस्काउंट है। कहीं भी जैसे उसकी लिमिट इतनी 50 किलोमीटर तक बनता है ग्रीन कार्ड। स्मार्ट कार्ड हिमाचल के अंदर जितना मर्जी किलोमीटर जाओ 10% डिस्काउंट। अगर आप 300 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको 30 रुपए कम किराया देना पड़ेगा। और ये वैलिड है ऑर्डिनरी बस में, सुपरफास्ट में, सेमी डिलक्स में और डिलक्स बस में। पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। पढ़े लिखे हैं, आपके जो गांव में और भी हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनको भी आपको बताना चाहिए कि ऐसी भी कोई स्कीम है, बना सकते हैं ये वाला कार्ड। तो वॉल्वो और AC बसेज में डिस्काउंट मिलता है, ये याद रखिएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगर आज की डेट में आपके पास स्मार्ट कार्ड है ना तो जल्दी से बैठ जाओ किसी भी वॉल्वो बस में। कल 31 मार्च है, कल तक ही ये जो है आपको फैसिलिटी मिलेगी, ठीक। फिर जैसे ग्रीन कार्ड में 25%, स्मार्ट कार्ड में 10%, वैसे एक सम्मान कार्ड है। सम्मान कार्ड है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन बोलते हैं जो 60 साल या उससे ऊपर का हो, 60 साल या उससे ऊपर का, उनको भी सरकार ने सम्मान कार्ड जो है वो बनाया, बोलती है बनाने को। और ये डिस्काउंट मिलता है 30%। पंचायत से लिखा के ले जाना पड़ता है जिसके घर में बुजुर्ग हैं कि हाँ जी मैं 60 साल या इससे ऊपर का हूँ, सम्मान कार्ड के लिए अप्लाई करना, लिख के दे दो। वो दे देंगे कि 60 साल की उम्र का है, जाइए अपने नजदीक किसी भी ट्रांसपोर्ट के डिपो में और वहां पे जो है तो वहां पे जो है ये कार्ड आपका बन जाएगा। 30% डिस्काउंट, 100 रुपए किराया लगेगा तो 30 रुपए कम लगेंगे, 70 में काम चल जाएगा। फ्री फैसिलिटी टू वुमेन, रक्षाबंधन पे या भैया दूज पे या ईद पे और बकरीद पे जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं उन सबको बिल्कुल फ्री फैसिलिटी है सरकारी बस में। फिर डिस्काउंट फेयर टू वुमेन, अब तो बोल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जितनी भी बसें चलती हैं स्टेट के अंदर, उसमें ऑर्डिनरी बस में 50% डिस्काउंट। 800 रुपए अगर शिमला से चंबा जाना है, 800 रुपए किराया है, 400 रुपए में काम हो जाएगा, 50% ऑफ। और देखो ये पढ़ना जरूरी है, प्री में क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी नायब तहसीलदार का मेंस एग्जाम हुआ और उसमें क्वेश्चन आ गया
कि जो हिमाचल प्रदेश का फ्री वाला कल्चर है, फ्री बी कल्चर, इज इट गुड और बैड? करिए कमेंट। तो फ्री देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बहुत मतलब एक विषय है डिस्कशन का, देना भी चाहिए देना भी नहीं चाहिए। कोई तो ऐसे जिनको सच में जरूरत है, घर से पढ़ने नहीं भेजते हैं बालिकाओं को, अगर फ्री है जाओ, अब तुम जाओ, जहां 50 रुपए किराया लगता 25 रुपए लग रहा है, तुम भी पढ़ लो, भैया पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो, ऐसे उनको भेजते नहीं। तो कहीं कहीं तो मजबूरी है, लेकिन कहीं कहीं तो इसका मिसयूज भी होता है। तो डिस्काउंट इन फेयर टू वुमेन को 50% डिस्काउंट है कहीं भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। फ्री फैसिलिटी टू स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जो भी बच्चे +2 क्लास तक और सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं +2 तक, उन सबको घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक बिल्कुल मुफ्त में आना जाना। बस वर्दी पहनी हो, साथ में पास स्कूल ने लिख के दिया कि पढ़ता है स्कूल में, ऐसे नहीं वर्दी सिला ली और ऐसे ही बैठ गए, ठीक है नहीं कुछ, तो स्कूल में लिख के देता है कि हाँ जी हमारा स्टूडेंट है, उनको भी ये फैसिलिटी रहती है। तो ये आज का हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नंबर 4 था, जिसमें हमने हाइड्रो पावर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और लेबर के बारे में अच्छे से पढ़ा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है आपको तो कमेंट भी कीजिए, हाउ यू फील, समझ में आ रहा है आपको। और हमने बहुत मेहनत करते हैं तब आपके लिए एक लेक्चर लेके आते हैं, तो मोटिवेशन भी उससे मिलता है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, एजुकेशन पढ़ना है, हेल्थ पढ़ना है, और भी सोशल से बहुत सारे सेक्टर है वो भी अभी पढ़ने हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।